जब एक ही तरह के दोनों तरफ या तीनों तरफ या पांचों तरफ जितने तरफ है, जब एक ही तरह के उम्मीदवार लोगों के बीच चले जाते हैं जिनके पास कोई आगे की विजन नहीं होती, लेकिन हम लोगों को एक फैशन सा बन गया है कि बिहार में या बिहार के बारे में बाहर रहने वाले लोगों को बोलने का कि अरे छोड़ो बिहार का, वहाँ तो जाति पे ही राजनीति होती है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जात है। भाई कोई पढ़ लिख के बड़े पद पर दिल्ली चला गया, बैंगलोर चला गया या चेन्नई चला गया, कहने को वो भी पलायन है कि बिहार छोड़ के वो जा रहा है, लेकिन वो स्वेच्छा से जा रहा है और अपनी उन्नति के लिए जा रहा है। तो हमेशा कह रही है ना कि आरजेडी का भी कोई हक नहीं बनता अपने लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगने। जी 2025 जो बताया जाता है कि बिहार के लिए संक्रमण काल है, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भोटकटवा के रूप में साबित होंगे। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार नायक, सुदर्शन न्यूज बिहार से। आज जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो जनसुराज को लेकर काफ़ी चर्चा का बाजार बिहार में गर्म है, देश दुनिया में गर्म है, आखिर जनसुराज को लेकर इनके मन में क्या आवाज़ें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए इन्हें 2 माह से अधिक हो गए हैं और यह बताएंगे कि आगामी जनसुराज का जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या प्लान है। नमस्कार उदय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। नमस्कार पप्पू जी, मेरा भी नाम घरेलू नाम पप्पू है, तो चलिए अच्छा है। क्या प्रश्न है कि जनसुराज क्या कर रही है? यस, जनसुराज बिहार में एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों के बीच जा रही है और मुझे बतलाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ये अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रति घंटे जनसुराज की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बिहार के ही नहीं, जो लोग बिहार की राजनीति को फॉलो करते हैं उनके बीच बढ़े जा रही है। नहीं, अभी के समय में खास करके जातिगत राजनीति की बात होती है। क्या इस जातिगत राजनीति का जो संघर्ष बिहार कर रहा है, जनसुराज और आपकी प्रशांत किशोर की टीम उसको बाहर निकाल पाएगी? ये इतना बड़ा मिथ्या है कि बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है, और मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने कहा, और खास करके प्रशांत किशोर जी ने तो कई बार कह दिया है, अगर जाति आधारित राजनीति होती तो मोदी जी को तो वोट मिलते नहीं। उनके समाज के कितने लोग हैं यहाँ। तो ये नहीं होता है। हाँ, जब विकल्प नहीं होता है, जब एक ही तरह के दोनों तरफ या तीनों तरफ या पांचों तरफ जितने तरफ है, जब एक ही तरह के उम्मीदवार लोगों के बीच चले जाते हैं जिनके पास कोई आगे की विजन नहीं होती, कुछ आगे का रास्ता नहीं होता, कोई राह नहीं दिखलाने लायक लोग होते हैं, तो फिर मतदाता ज़रूर कहता है कि जब सब वैसे ही है तो फिर मैं अपनी जाति को चुन लेता हूँ। लेकिन जब भी कहीं भी, और ख़ास करके बिहार में, जब भी बिहार में लोगों के सामने एक ऐसा विकल्प रखा गया हो जिस विकल्प में उसको, बिहार के लोगों को, उस मतदाता को ये लगे कि इसको मत देने से हम लोगों का कुछ अच्छा हो सकता है, बिहार का कुछ भला हो सकता है, तो वो जाति धर्म की सीमा में रहता ही नहीं है, वो बार बार उससे निकलता है। लेकिन हम लोगों को एक फैशन सा बन गया है कि बिहार में या बिहार के बारे में बाहर रहने वाले लोगों को बोलने का कि अरे छोड़ो बिहार का, वहाँ तो जाति पे ही राजनीति होती है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जाति और वर्ग और धर्म सब कुछ टूटेगा इस बार। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आखिर जनसुराज को लोग क्यों वोट दें? जनसुराज को इसलिए वोट दें कि पिछले 30-35 वर्षों से जिस भी कारण लोगों ने वोट दिया जिस भी सरकार को, उन सरकारों ने लोगों के उन ज़रूरतों को कहीं से भी ना एड्रेस किया ना पूरा किया। जनसुराज अपने प्रोग्राम में वो सारी चीज़ें लेकर आई है जो एक सामान्य बिहार के निवासी को चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या वो सवर्ण जाति का हो, सबको जो परेशानी है उन परेशानियों के बारे में उससे निजात दिलाने का तरीका लेकर जनसुराज आई है। और जिस भाषा में हम अपने लोगों को समझा रहे हैं वो इतना सरल भाषा है कि उनको समझ आ रही है।
उसका जो हम आधार बतला रहे हैं कि वो क्यों हो जाएगा, उसमें उनको विश्वसनीयता झलकती है। और क्योंकि उनको विश्वसनीयता झलकती है और उनको लगता है कि पहली बार इतने दिनों के बाद एक पार्टी या एक व्यक्ति या उस पार्टी से जुड़े हुए सभी व्यक्ति उन बातों का उल्लेख कर रहे हैं और उससे निकलने का एक रास्ता बता रहे हैं, जो रास्ता लोगों को समझ आती है। अगर हम कहें कि हम आपको 2,000 रुपये महीना देंगे, तो हम साथ में ये समझा दें कि 2,000 रुपये महीना हम कैसे देंगे। अगर हम कह रहे हैं हम आपकी पलायन रोकेंगे, तो साथ में हम समझा रहे हैं कि हम आपका पलायन कैसे रोकेंगे। जो भी चीज़ हम कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि कमाने वाली खेती की तरफ हमें जाना है, तो उसका हम रास्ता बतला रहे हैं कि हम कैसे करेंगे कि मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ेंगे। तो हम हर चीज़ का एक रास्ता बतला रहे हैं कि इस रास्ते पर चल के हम ये काम करेंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, तो बतला रहे हैं कि जिस तरह के अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई है हमारे यहाँ शिक्षा प्रदान करने की, वो उस काबिल ही नहीं है कि हमारे बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए जब तक हम उसमें सुधार करेंगे, तब तक के लिए जो वो लोग जो एक गरीबी रेखा के एक स्तर के नीचे हैं, वो लोग अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल का जो खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। तो हम रास्ता बतला रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए उनको विश्वास होगा और विश्वास हो रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात है आपने पलायन का चर्चा किया। पलायन का दंश बिहार बहुत दिनों से झेल रहा है। आप इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मान रहे हैं, किस सरकार को मान रहे हैं? क्योंकि लोग आज से पलायन नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि 80 के दशक से पलायन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में तो मैं केंद्र की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोषी मानूंगा। हालांकि दोषी सभी लोग हैं, लेकिन पिछले दशक से या 10-11 साल जितने साल से हो रहा है, मैं उनको दोषी मानूंगा। क्योंकि इस कार्यकाल में, इस कार्यखंड में अन्य राज्यों में जितने कारखाने लगे हैं, जितने रोज़गार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, अगर उन्होंने बिहार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की होती और बिहार का हिस्सा बिहार में लगता, तो बहुत हद तक यहाँ से पलायन रुक सकता था। मैं आपको एक उदाहरण दे के कह सकता हूँ। मारुति उद्योग सिर्फ एक गाड़ी बनाने का कारखाना है, तो उसमें जितने भी 1,000 लोग काम करते हों, 5,000 लोग काम करते हों, 10,000 लोग काम करते हों, उसको छोड़िए। लेकिन क्योंकि वो गुड़गांव में मारुति उद्योग की वो कारखाना लग गया, गुड़गांव एक गांव से गुड़गांव बन गया और आज वो दिल्ली को उसने पीछे छोड़ा हुआ है। क्योंकि एक मारुति उद्योग बनने से उसके इर्द गिर्द में जो लोगों को रोज़गार अपने लिए बनाने का अवसर मिला, वो इतना ज़्यादा हुआ कि मारुति में अगर 25,000 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 लाख लोग उस मारुति के कारण गुड़गांव में आकर मारुति से जुड़ा हुआ काम करने लगे और वहाँ रोज़गार के अवसर बढ़े। तो अगर बिहार में भी कुछ ऐसा होता, बिहार में भी हर जिला पे या हर 2 जिला पे कोई बड़ा कारखाना लगता, जो केंद्र की सरकार चाहती तो लग सकती थी। अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो वो हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो एक समय आता है जब यहाँ के लोग तंग होकर वो क्या करेंगे, फिर उनको जाना पड़ता है। और वो हम समझते हैं कि वो जो पलायन है वो ज़्यादा दुखद पलायन है। भाई कोई पढ़ लिख के बड़े पद पर दिल्ली चला गया, बेंगलोर चला गया या चेन्नई चला गया, कहने को वो भी पलायन है कि बिहार छोड़ के वो जा रहा है, लेकिन वो स्वेच्छा से जा रहा है और अपनी उन्नति के लिए जा रहा है। हम लोग उस पलायन की बात कर रहे हैं जो 10-20 हज़ार रुपये कमाने के फेरे में अपने घर दरवाजे को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपना जो भी 2 कट्ठा उसके पास ज़मीन हो उसको छोड़कर कहीं दिल्ली में जाकर वो जोमेटो का काम कर रहा है, वो स्विगी का काम कर रहा है, कहीं वो ठेला लगा रहा है उसके लिए। वो जो पलायन है जिसमें वो भी दुख में वहाँ रह रहा है और किसी तरह वो पैसे किसी फैक्ट्री में कमाकर अपने घर को भेज रहा है, हम उस पलायन के खिलाफ हैं और उस पलायन को हम लोग रोकेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात है आपने प्रधानमंत्री मोदी का इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, आखिर इस सरकार में पलायन क्यों नहीं रुकी?
नीतीश जी की सरकार में क्यों नहीं रुकी? नीतीश जी की सरकार में इसलिए नहीं रुकी कि नीतीश जी की नीयत ही कभी नहीं थी कि वो रुकते। उनकी नीयत बनी थी, ये पहले उनके कार्यकाल के पहले 2-3 वर्ष को अगर आप देख लीजिएगा तो एक स्वर्ण काल की तरह आपको बिहार में वो नज़र आएगा। और मैं अक्सर इसको कहता रहता हूँ, और उसको कोइंसिडेंस कह लीजिए, मैं भी उस वक्त सांसद था। तो क्योंकि मैं 2 टर्म सांसद रहा 2004 से 2014 तक, मैंने देखा कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी बने तो 2008-9 तक जो उनके काम करने का तरीका था, जो उनके सोचने का तरीका था, एक बिहार के मुख्यमंत्री को कैसे सोचना चाहिए अपने राज्य के लिए, वो सोचते थे। लेकिन एकाएक उनके साथ रहने वालों ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि शायद आप ये बहुत छोटे पद पे बैठे हुए हैं, बिहार की का मुख्यमंत्री का पद जो है वो आपके लिए बहुत छोटा है और आपको देश का शायद प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो उनका दिमाग जो उधर की तरफ गया तो उन्होंने बिहार को छोड़ दिया। और बिहार को छोड़ दिया तो किसके हवाले छोड़ दिया? अक्षम नेताओं के हवाले और भ्रष्ट पदाधिकारियों के हवाले। तो बिहार की आज ये दुर्गत है। मुख्यमंत्री तो वही रहे, बीच में कुछ दिनों के लिए मांझी जी आए, लेकिन शासन तो उन्हीं के हाथों में रहा। ये तो जनसुराज तो हमेशा कह रहे हैं ना कि आरजेडी का भी कोई हक नहीं बनता अपने लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगने का। नीतीश जी का तो नहीं है, बीजेपी का नहीं है, क्योंकि नीतीश जी एक ऐसे कलाकार निकले मेरी नज़र में जिन्होंने सबको निवस्त्र कर दिया। अब तो तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी भी ये नहीं कह सकती कि अगर हम सत्ता में रहते तो ये कर देते। आप थे सत्ता में, आप भी रहे, सत्ता का सुख या दुख जो भी है आपने भी भोगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि अगर हमारी सरकार होती तो हम ये कर देते। आप तो हैं ही सरकार में, 2005 से लगातार हैं वो छोटे से कार्यखंड को छोड़कर। इसलिए बिहार में जितने भी अभी मौजूदा पार्टी थी जनसुराज को छोड़कर, सभी कहीं न कहीं अपने आप को बिहार की जनता के बीच दिखार कर चुकी है। और बिहार की जनता समझ गई है कि ये लोग कुछ नहीं है, ये गठबंधन करके कभी इसके साथ कभी उसके साथ ये ठगबंधनी करते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारा वोट लेते हैं। और उस आधार पर अभी जो बिहार में चल रहा है, अब इसको नापना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी भ्रष्टाचार तो कभी कहीं भी देश भर में कभी हुआ ही नहीं होगा। लेकिन आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास बहुत किया। अभी हाल फिलहाल में सर्वे आया था और उसमें बताया गया था कि एनडीए की सरकार की वापसी हो सकती है। जनसुराज के प्रशांत किशोर का भी ट्रायंगुलर फाइट के रूप में दिखाया गया। और जिस रोजगार की आपने बात किया कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि जब हम सरकार में आए तो हमने रोजगार को मुद्दा उठाया और तब नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। कई प्रश्न आपने एक साथ पूछ लिए। नीतीश कुमार जी ने विकास किया कि नहीं किया, विकास दिखता है कि नहीं दिखता? जो कहेगा नहीं दिखता है वो अंधा है। बिहार में विकास दिखता है, बिहार में सड़कें दिखती हैं, बिहार में पुल दिखते हैं, लेकिन कितने की सड़क कितने में बनी, उस सड़क की गुणवत्ता क्या है? मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। मैं 2004 में जब सांसद बना तो पूरे में सड़कें वड़कें नहीं थी, लेकिन एक जगह गया मैं हमारे एक प्रखंड में, तो लोगों ने बताया कि आपकी माँ और मेरी माँ 2004 से बहुत पूर्व 15 साल पूर्व वो सांसद रह चुकी थी और उनकी स्वर्गवास भी हो गया था। उन्होंने बताया कि ये जो सड़क जिस पे आप चल रहे हैं ये आपके माँ के समय का बनाया हुआ सड़क है। वो सड़क मात्र 4-5 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन वो सड़क इतने वर्षों बाद भी बिल्कुल ठीक ठाक हालत में था। आज जो सड़कें बनी उसकी गुणवत्ता क्या है? आज सड़क बनती है, 2 वर्ष बाद वो सड़क की क्या दशा होती है? वो सड़क बनने में कितने पैसे खर्च होने चाहिए, कितने पैसे खर्च हुए? तो नीतीश कुमार जी बता दें, उनकी सरकार बता दे कि कौन सा पुल उन्होंने बनाया, उसका जब पहले डीपीआर बना था तो किस हिसाब से बना था, और जब वो पुल तैयार होकर ख़त्म हुआ तो उस पर कितने पैसे लगे, ये बता दें। तो हम तो कह रहे हैं कि पुल बने, लेकिन कितने में बनना था, कितने में बने, कितने दिनों में बनना था, कितने दिनों में बना, और कितने दिन चलेगा। लेकिन उसको कहने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि बिहार में पुल ही नहीं बना है, बिहार में सड़कें ही नहीं बनी है, तो बेवकूफ़ी की बात होगी। फिर आपने तेजस्वी जी की बात कर दी, उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने, शायद आपने रोज़गार या नौकरी की बात की।
हम लोग बहुत बार कह चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दी है, तो 5 लाख नौकरी को अपने घर से दिया नहीं होगा, सरकार से दिया होगा, रिकॉर्ड होगा, वो 5 लाख लोगों का नाम प्रकाशित कर दें कि हमने इन लोगों को नौकरी दी है। बिहार के लोग वो चेक कर लेंगे कि उन्होंने 5 लाख नौकरी दी है कि नहीं। बिल्कुल असत्य है कि उन्होंने 5 लाख नौकरी दी, इसमें कोई सत्यता ही नहीं। सबसे बड़ी सवाल है बिहार में कि शिक्षा स्वास्थ्य, लोग शिक्षा स्वास्थ्य जो मूलभूत चीज़ है उस पर भी बहुत सारी बातें, जब प्रशांत किशोर पद यात्रा कर रहे थे और अपने कई सभा में इस चीज़ को बोले हैं, तो उसके लिए आप उदय जी, आपके नज़र में, आपके पार्टी की नज़र में क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोगों को लगे कि नहीं जन स्वराज की सरकार बनेगी तो ये दो मूलभूत चीज़ें से लोगों को निराकरण होगा? यहाँ पे बिहार की भूमिका थोड़ी सी जटिल हो जाती है। बिहार इतिहास को अगर उलट के देखिए तो बिहार एक ज्ञान का प्रदेश था, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ था। तो हम लोगों की कोशिश होगी, किसी की भी कोशिश होनी चाहिए, हम लोगों की क्यों, किसी भी अच्छे सजग सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो खोई हुई जो प्रतिभा थी बिहार की वो वापस लौट के आए। लेकिन वो हमारी समस्या अभी नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि अगर हम ईबीसी करते रहते हैं, अगर हम ईबीसी दलित और मुसलमानों की बात करें और इस समुदाय में देखें कि 12वीं तक कितने लोग पढ़े हैं, तो आप हैरान हो जाइएगा, इसकी संख्या 5%। अब इनकी अगर हम बात करें तो 5% लोगों, तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को पहले 12वीं तक पढ़ा दें, कॉलेज तो उसके बाद ही जाएगा। तो इसलिए इन बच्चों के लिए प्राथमिकता मेरी क्या होनी चाहिए? स्कूल की शिक्षा, ना कि कॉलेज की शिक्षा। अगर पूरे बिहार की पॉपुलेशन को जोड़ लें, उसमें सामान्य जो जिसको जोड़ना है जोड़ लीजिए, तो 12वीं तक पहुंचने वालों की संख्या 15% होती है। बाकी 85% लोग हमारे कभी 12वीं तक ही नहीं पहुंचते। तो जब तक हम लोग स्कूल की व्यवस्था, उसकी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर लेते, अब स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ठीक करने में इसमें राजनीति ने एक बहुत बड़ा नुकसान का काम किया है। कहने को हर पंचायत में हमने स्कूल बना दिए, लेकिन वो एक इमारत बना दी हमने। ना तो हमारे पास शिक्षक हैं, ना वहाँ वो सुविधा है उस स्कूल में कि हम बच्चों को हर विषय ठीक से पढ़ा सकें। तो हम लोगों की ये प्लान है कि हम लोग हर प्रखंड में आवश्यकता अनुसार 2, 3, 1, 5 जितनी भी ज़रूरत होगी ऐसे स्कूल बनाएं, ऐसे विद्यालय बनाएं जहाँ 1000-2000 बच्चे पढ़ें, जहाँ 100-150 शिक्षक हों, जहाँ हर तरह की विज्ञान पढ़ाने की हर तरह की लेबोरेटरी हो, जहाँ आईटी की गुंजाइश हो, जहाँ साइंस की गुंजाइश हो, जहाँ क्रीड़ा खेल कूद की गुंजाइश हो, जहाँ बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बेशक उन्हें अपने गांव से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आना ही क्यों ना पड़े। आज पटना में अगर आप स्कूल देखिएगा या दिल्ली में स्कूल देखिएगा तो बच्चों के घर के बाहर थोड़ी स्कूल है, वो भी जाते ही हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15-25 किलोमीटर। हम तो कह रहे हैं कि नहीं 2, 4, 5 किलोमीटर चल के आएँ, उसकी भी हम व्यवस्था करने को तैयार हैं, सोचने को तैयार है कि वो बच्चे यहाँ तक कैसे आएंगे। लेकिन ये कि हर गाँव में हम स्कूल पहुँचा दें, बहुत सुंदर लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो व्यवस्था कोई किसी के बस का नहीं है कि वो दे पाए। इसलिए हमारा वो खिचड़ी खाने की एक इंस्टीट्यूट बन गई है, वहाँ कोई पढ़ने के लिए कोई जाता ही नहीं। स्वास्थ्य का भी मोटे तौर पे यही हिसाब किताब है कि स्वास्थ्य केंद्र हमने बहुत खोल दिए, लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं। तो जब तक इन चीज़ों की ग्राउंड लेवल से हम सुधार नहीं करेंगे, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग की सोच है कि इसको नीचे से ही इसको सुधार के, नए सोच के साथ इसको सुधारेंगे। नहीं, आप दो विषय पे आपने जवाब दिया। राजनीति की सबसे बड़ी बात है, प्रशांत किशोर ने उठाया था सम्राट चौधरी पे, भाजपा से जो अभी डिप्टी सीएम है, और दिलीप जायसवाल जी पे। क्या यह सच में ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? अगर है तो भाजपा इस पर एक्शन नहीं ले रही है। दिलीप जायसवाल जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप लोग ने जो आवाज़ उठाया उस आवाज़ को भाजपा उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण हो सकती है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करने की कोशिश की थी
ये दिलीप जायसवाल का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष की ये चाल है, ये चरित्र है और ये चेहरा है। उसके हमने साक्ष्य दिए। इसका उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती थी, जो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि ये प्रदेश के अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये एक व्यक्ति भी हैं जिनका नाम दिलीप जायसवाल है। दिलीप जायसवाल जी ने जिन लोगों के साथ अन्याय किया है, वो लोग अगर जनसुराज के पास आएँ कि हमें न्याय दिलवाइए, तो क्योंकि हम एक न्याय संगत व्यवस्था बनाना चाहते हैं, सरकार अगर बिहार की जनता ने सरकार बनवाया, अभी तो हम एक न्याय संगत तरीके से सरकार चले उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। तो जब ये लोग आए हैं कि हम पीड़ित हैं तो उनकी मदद कीजिए, तो हमने वो भी बात उठाई है कि ये एक अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लिए मेडिकल कॉलेज बना था, इसको पता नहीं जैसे न तैसे दिलीप जायसवाल जी इसके कर्ता धर्ता बन गए। हम लोगों ने साक्ष्य पेश किया। एक किसी की हत्या की बात है, उनकी माँ और उनकी बहन जिसकी हत्या हुई है, उनकी माँ और बहन आकर आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी दुखड़ा गा गई हैं। जनसुराज अवश्य प्रयास करेगी कि उन महिलाओं को न्याय मिले, उनका बेटा और उनके भाई की जो हत्या हुई है उसको न्याय मिले। इसलिए ये कोई हम लोग व्यक्तिगत किसी पे अटैक कर रहे हैं, ये नहीं है। और रह गई बात साक्ष्य की, तो हम लोग इतने बड़े मूर्ख तो नहीं होंगे कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के या बिना साक्ष्य के या बिना सबूत के हम लोग किसी पे भी जो राह चलते और जिम्मेदार जगहों पे बैठे हुए लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलते चलेंगे, ये तो नहीं है। तो वो जवाब दें तो फिर हम जवाब देंगे आगे। नहीं, भाजपा तो अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टे शायद कानूनी रूप से प्रशांत किशोर पे एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उदय जी, 2025 जो बताया जाता है कि बिहार के लिए संक्रमण काल है, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भोट कटवा के रूप में साबित होंगे। राजद की अलग अपनी बात है, जदयू और एनडीए अपना अलग कर रहा है। तो इस बात में जनता में जो ये संक्रमण फैलाया जा रहा है, आपकी पार्टी कैसे रोकेगी? प्रशांत जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और मैं वो जवाब सुन के मैं मुस्कुराने लगा कि ठीक जवाब है। वोट कटवा तो हम हैं ही भाई। 100 वोट थे, जनसुराज नहीं था, तो वो 100 वोट कहीं जाते थे ना, 1 में बटे, 2 में बटे या 3 में बटे, लेकिन वो वोट 100 वोट के 100 वोट बढ़ जाते थे। अब जनसुराज आ गई तो जनसुराज के लिए कोई नए वोट ऊपर से थोड़ी टपक गए, वोट तो वही 100 हैं, तो हम तो वोट काटेंगे ही किसी का। तो अगर उस तरह आप हमको वोट कटवा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन हम वोट इतनी काट लेंगे कि ना ये जीत पाएंगे ना वो जीत पाएंगे, ना कोई तीसरे थे वो जीत पाएंगे, जीतेगी जनसुराज। इसलिए हमको वोट कटवा कहना है तो हमको स्वीकार है, वोट कटवाएं, लेकिन वोट इतने काटेंगे कि आप में से कोई नहीं जीतेगा, जनसुराज जीतेगी। तो इसमें हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वही बात आएगी फिर चुनाव के दौरान। बताया भी जा रहा है कि आपके पास स्टार प्रचारक की कमी होगी, आप कैसे 243 पे लड़ पाएंगे? आपके पास टीम नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है। ये किसके पेट में दर्द हो रहा है? ये दूसरों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारे पास स्टार है नहीं है, प्रचारक है नहीं है, गाड़ी मोटर है नहीं है, नहीं है। और हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण तरीके से चुनाव लड़के जीतेंगे। अभी तक आप लोगों ने इतना सुना होगा कि जनसुराज के पास हजारों करोड़ रुपए हैं। कभी आसमान में हेलीकॉप्टर देखा है क्या? एक आदमी को जरूर देखा होगा पैर में चप्पल लगाकर गांव में घूमते हुए। कभी हेलीकॉप्टर की घिरनी नजर आई है? नहीं आई है। अभी रुक जाइए थोड़े दिन, अभी जो लोग अपने आप को गरीब पार्टी कह रहे हैं और लोगों की पार्टी कह रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर खड़े होंगे पटना हवाई अड्डे पे, जाके गिन ले आइएगा। तो लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, लोगों के जिसके पेट में दर्द हो रहा है होने दीजिए। किसको स्टार प्रचारक चाहिए भाई? मैं इतना जानता हूं कि मैं अपने क्षेत्र में अगर खड़ा हो जाऊं तो मेरे लोग या तो मुझे वोट देंगे नहीं देंगे, उनको स्टार प्रचारक नहीं देखना है। वो उदय सिंह को देख के वोट दे भी सकते हैं, उदय सिंह को देख के वोट नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पप्पू कुमार जी चले जाएं और मेरे लिए वोट ले आए, ये संभव नहीं है। लोग इतने मूर्ख अब नहीं रह गए
कि कोई स्टार प्रचारक आएगा और उसको वो वोट दे देंगे, कि कोई फिल्म स्टार आ जाएगा मेरे लिए वोट मांगने तो मुझे वोट दे देंगे और पप्पू सिंह नाम से वोट नहीं देंगे, तो ये सब पुरानी बातें हो गई। इसका कोई आपके जन स्वराज के नीति और विचार पे लोग आपको मतदान करेंगे? बिल्कुल, और करना भी वही चाहिए। मैं तो स्टार प्रचारक कहीं से भी कहिए, सबसे बड़े फिल्म स्टार को, भाई उसकी भी कोई कीमत होगी, वो आएगा 1-2 दिन के लिए मेरे लिए प्रचार कर जाएगा, लेकिन मेरे विचार वो होंगे कि मैं बिहार को और निर्धन बना दूं, मैं बिहार को और लूट लूं, तो बिहार के लोग तो बेवकूफ़ होंगे ना कि वो किसी शाहरुख खान या किसी जो भी वहाँ से आएंगे उनके कहने पे मुझे वोट दे देंगे, वो वोट मांग के चला जाएगा, तो बिहार के लोग क्या करेंगे? बिहार के लोग जवाब किससे पूछेंगे? जन स्वराज के साथ वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि जन स्वराज का जो सूत्रधार है वो कहे जा रहे हैं कि अगर ये ना हो जाए तो किसी मुखिया और किसी सांसद और विधायक का गला मत पकड़ना, आके मेरा गला पकड़ लेना। तो हम तो अपना गला वहाँ रख रहे हैं जहाँ जो हम बात कर रहे हैं उसमें गला भी तो साथ में रख रहे हैं ना। जन स्वराज की अगर सरकार बनेगी तो इनके मुख्यमंत्री कौन होंगे, उदय सिंह या प्रशांत किशोर? ना उदय सिंह होंगे ना प्रशांत किशोर जी होंगे, जिसको जनता, हो भी सकते हैं प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, उदय सिंह भी हो सकते हैं, लेकिन जिसको हमारे विधायक दल के, देखिए आप, अगर सरकार बनेगी का मतलब कि हमारे पास इतने विधायक आ गए बिहार के जनता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, कि हम अपने लिए एक मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। वो जब आएंगे तो वो चुन लेंगे अपने बीच में से किसी न किसी को कि ये हमारा नेता बनेगा, और जो जिसको वो चुनेंगे नेता बने वो मुख्यमंत्री बनेगा। मेरा अंतिम सवाल है कि जन स्वराज दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आपने कहा है, प्रति घंटा उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। आप अंतिम संदेश अपने जन स्वराज के वर्कर को और जनता को क्या देना चाहते हैं? हमारे मुख्य वर्कर, आप हैरान होंगे, हमारे मुख्य वर्कर बिहार की जनता है, वो अपने लिए काम कर रही है। ये जन स्वराज की सरकार नहीं बनने वाली, ये जनता की सरकार बनने वाली है। और मेरा तो एक ही संदेश होगा कि आप लोगों ने सबके साथ सब कुछ करके देख लिया, अब अपने लिए कुछ कर लीजिए, अपनी एक सरकार बनवा लीजिए, अपनी एक व्यवस्था कायम करवा लीजिए, देखिए क्या होता है। पूरी कोशिश होगी कि जो जन स्वराज कह रही है उसको पूरा करके दे, जो जनता को अच्छा लगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए उदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे आपको जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह, जिन्होंने जनता के लिए इस बार लोगों को कहा है कि आप जन स्वराज को वोट दें, और आप देख रहे हैं कि लगातार इन्होंने सभी बातों पे जवाब दिया। पप्पू कुमार नायक, सुदर्शन न्यूज़, बिहार।